Welcome everybody. This is our 8th class in JEE Mains previous year question series for class 11th, chapter System of Particles and Rotational Motion, also known as Rotational Mechanics. Before this, we have made 7 videos in this series, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos, and name of that playlist is JEE Mains Previous Year Question Series. We have also started a similar series for NEET previous year, so you can go and check out those also. And if you found these videos useful and helpful, then don't forget to like the video, share as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can, whatever is feasible to you. With this amount in future, we will be able to get better books, better question papers, and a better computer hardware so that our future videos be of some better resolution or better quality. With this, let's start today's video. In previous video, I think we have completed up to question number 73 or something. And this chapter is a long one, so it is going to take a while to complete this chapter. So here, this is the question which we are going to start today. Now let me make some adjustments in the pen. Okay. So let's start. The linear mass density of a thin rod AB of length L varies as. So यहाँ पे आपके पास density given है और variation given है, where x is distance from A, m is the mass of the rod, and its moment of inertia about x is passing through A and perpendicular to the rod. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है रोड का, और जो कि ए पॉइंट से पास होता है और रोड के परपेंडिकुलर है. तो नॉर्मली अगर आपके पास ऐसे कोई रोड होती है और उसके एक पॉइंट से आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो आपके पास ml²/3 आंसर आता है, और ये किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म रोड के लिए, जिसकी मास डेंसिटी आपके पास यूनिफॉर्म हो. बट इस सिनेरियो में मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मास डेंसिटी यहाँ पे वेरी कर रही है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा प्रोसेस है. लेट अस फर्स्ट ड्रॉ. हमने ये एक रोड ड्रॉ कर ली. अब हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये सपोज हमारा एक्सिस हो गया. नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसकी विड्थ कितनी है, dx, जिसकी आप लेंथ बोल सकते हो dx है, और जो कि कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है. यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है. सो जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट dx है उसका हम क्या करते हैं, मास निकालते हैं. सो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx. तो मास क्या होगा, dm, और वो क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी इनटू इट्स लेंथ, जो कि हमने dx मानी है. और ये लीनियर मास डेंसिटी कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे. तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है आपके पास, लैम्डा x इज इक्वल टू दिस. सो वैल्यूज पुट करते हैं. लैम्डा नोड 1 प्लस x/l इंटू dx. ये आपके पास dm की वैल्यू आ जाती है. नाउ गोइंग टू, बिकॉज हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट about an axis passing through point A. बिकॉज जो आपका dx एक स्मॉल एलिमेंट है तो आप इसको पॉइंट मास की तरह ज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि di होगा, दैट विल बी ओनली मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर. सो ये हमारे पास मास है, यानी कि dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा. सो इट विल बी लैम्डा नोड 1 प्लस x/l
इंटू डी एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो लैम्डा नोड 1 प्लस एक्स एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास डी आई की वैल्यू हो जाती है, और हम अब जस्ट हमें बिकॉज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपका x के अंदर हो रहा है, और x कितना वेरी करेगा, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू ए बी के इक्वल हो सकती है, जो कि क्या होगा, लेंथ ऑफ द रोड। सो लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू l। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, सो इट विल बी लैम्डा नोड एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से आएगा एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे है एक्स क्यूब डी एक्स, सो इट विल बी 1 बाय एल एक्स 4 बाय 4 लिमिट्स एल एंड 0। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, ये आएगा एल क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पे आप L4 आएगा L पुट करने पे, और उसको आप L से कैंसिल करते हो तो L3 बाय 4, और जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो इट विल लैम्डा L नोड क्यूब, एलसीएम लेके अंदर आएगा 7 बाय 12। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 7 बाय 12। बट अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो आपका यहाँ पे मास के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लैम्डा नोड के टर्म्स में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास भी फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। सो m हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू l 1 प्लस एक्स बाय एल डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है इट इज लैम्डा नोड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2l, और लिमिट्स आएंगी l टू 0, और ये आपको देगा लैम्डा नोड l स्क्वायर बाय 2l, तो यानी कि l बाय 2। सो m की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3 लैम्डा नोड l बाय 2। तो यहाँ से लैम्डा नोड की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो लैम्डा नोड विल बी 2m बाय 3l, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। So it will become 2m by 3l into l cube 7 by 12, so it will give 6, so ये इसको स्क्वायर कर देगा तो ये आ जाएगा 7 by 18 ml स्क्वायर। अब हम ऑप्शंस को मैच करते हैं। सो ऑप्शन बी is the right answer. Next question. A wheel is freely rotating with angular speed omega on a shaft. The moment of inertia of the wheel is I, and the moment of inertia of 3I initially at rest and suddenly coupled the same shaft. The resultant loss in the kinetic energy of the system. So, आपके पास एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ये पहला व्हील हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। फिर सेकंड व्हील है आपके पास जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I है और वो रेस्ट पे है, तो इसके लिए ओमेगा की वैल्यू 0 है। नाउ दोनों को एक साथ कपल कर दिया जाता है, और ये बताना है कि कपल करने के बाद जो एनर्जी में लॉस हुआ वो बताना है। तो जब आप इनको कपल कर देंगे दोनों को एक साथ, तो क्या होगा, इनके पास एक ओमेगा फाइनल होगी जिससे ये दोनों एक साथ रोटेट करेंगे कुछ टाइम के बाद। सो एज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी दोनों के इंटरनल कॉन्टैक्ट की वजह से, और वो भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है। दैट्स वाई क्या होगा कि कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही होगी, और अगर कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रही मींस एल इज कंजर्व। जो फ्रिक्शन है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फोर्स है,
और वो बाय दोनों की तरफ लगता है, दोनों पे लगता है, दैट्स वाई उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एल क्या रहेगी, एल इज कंजर्व्ड रहेगी, और अगर एल इज कंजर्व है तो मीन्स एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, और इनिशियल एल क्या होगा, आई ओमेगा। सो आई ओमेगा प्लस 3i इंटू जीरो, बिकॉज इसकी ओमेगा इनिशियल जीरो ही है। नाउ कमिंग टू फाइनल, जब अब दोनों एक साथ घूम रहे हैं, सो आई प्लस 3i इंटू ओमेगा फाइनल, और यहाँ से ओमेगा फाइनल की वैल्यू आ जाती है आई ओमेगा बाय 4i और ओमेगा बाय 4, ये आ जाता है ओमेगा फाइनल। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है, और यहाँ पे हम किसका काम करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। सो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल हो जाएगी हाफ कंबाइंड आई 4i इंटू ओमेगा बाय 4 का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर बाय 60। सो दिस इक्वल टू 4, ये हो जाता है आई ओमेगा स्क्वायर बाय 8। तो जो लॉस होगा दैट विल बी बिकॉज लॉस है, तो उसमें आप इनिशियल पहले लोगे और फाइनल बाद में लोगे। सो इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर बाय 1/8। तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हो 3i ओमेगा स्क्वायर बाय 8। दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस, और हमें फ्रैक्शनल लॉस बताना है। सो फ्रैक्शनल लॉस क्या होगा, फ्रैक्शनल लॉस होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इट विल बी गिवन बाय 3/8 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर बाय इनिशियल है 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 8 को कैंसिल करेगा, और आपके पास आंसर आएगा 3/4। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a plane lamina of shape of an equilateral triangle. D, E are midpoints of point AB, AC, and G is the centroid of the lamina. The moment of inertia of the lamina about an axis passing through G and perpendicular to the plane is I node. So इस G पॉइंट के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी आई जी है, इट इज आई नोड। इफ पार्ट ADE इज रिमूव्ड, ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सिस इज n इंटू आई नोड बाई 16, वेयर n इज इंटीजर, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास एज सच कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता। मींस आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, बट आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिमेट्री से सोल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे, जब आपको सिमेट्री मिल जाएगी उसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नाउ ये गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन सभी की सभी लेंथ्स बराबर हैं। तो जो आपके पास AB है, यहाँ पे AB की लेंथ L हो जाएगी, BC की लेंथ भी L होगी, और AC की लेंथ भी हमारे पास यहाँ पे L ही होगी। नाउ बिकॉज जो D है वो इनका मिड पॉइंट है, तो ये जो AD है इसकी लेंथ हो जाएगी L/2। ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पे गिवन नहीं है, बट अगर एक हम मिड पॉइंट यहाँ पे बना लें F और उसको ज्वाइन कर दें ऐसे, तो हमारे पास इन टोटल अब 4 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। कौन से? फर्स्ट है ट्रायंगल ADE, सेकंड बन जाती है ट्रायंगल BDF, थर्ड बनती है ट्रायंगल FDE,
और फोर्थ बनती है ट्रायंगल EFC। और इन सब के अपने अपने सेंटर होंगे, समथिंग लाइक दिस। नाउ हमें यह पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है MI, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ जाता है, जैसे रिंग के केस में 1 होता है, डिस्क के केस में हाफ हो जाता है, और जो स्फेयर हैं उनके केस में 2/3 और 2/5 हो जाता है। सो इट्स लाइक सिनेरियो मींस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर के, और अगर आपके पास रोड्स हो तो वो हो जाता है मास टाइम्स लेंथ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेम मेथड को यूज करने वाले हैं, इसी प्रोपोर्शनलिटी को यूज करने वाले हैं, और ये मानने वाले हैं कि जो आपकी ये लैमिना है हम इनको एज ए रोड्स ट्रीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चलते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल है मास टाइम लेंथ स्क्वायर के, कि जो भी ट्रायंगल की लेंथ होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्रोपोर्शनल होगा। सो बिकॉज हमें पूरी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या गिवन है, आई नोड गिवन है जी के अराउंड। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आई नोड है वो प्रोपोर्शनल है मास, और जो ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ L है, सो मास टाइम्स L स्क्वायर, और यहां से आई नोड इज इक्वल टू K टाइम्स ML स्क्वायर। ये हमने अजम्पशन ले ली। नाउ जो G है वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, पूरी ट्रायंगल का। तो जैसे हमारे पास ट्रायंगल ADE है, इसका भी एक सेंट्रोइड होगा, DBF है, इसका भी एक सेंट्रोइड होगा, और सभी ट्रायंगल्स का अपना अपना सेंट्रोइड होगा, और जो ये DEF होगा इसका सेंट्रोइड तो अगेन आपके पास G ही होगा। सो नाउ MI ऑफ ट्रायंगल, अगर हम बात करें ट्रायंगल ADE अबाउट इट्स सेंट्रोइड, ट्रायंगल ADE का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अपने सेंट्रोइड के अराउंड, मान लीजिए वो सेंट्रोइड को हम यहाँ पे F यूज कर चुके हैं, H बोल देते हैं, तो I ऑफ H ऑफ ट्रायंगल ADE, तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा मास टाइम्स, और अब इस ट्रायंगल की लेंथ है L/2, ये वाली लेंथ L/2 है, सो मास L/2 का स्क्वायर, और यहां से आ जाता है दैट IH ट्रायंगल ADE is equal to constant times ML square by 4। So सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट G ऑफ ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, जो ट्रायंगल DEF है उसका सेंट्रोइड G पॉइंट है, और सेम फॉर्मूला से हम इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं दैट KML स्क्वायर बाय 4 आएगा, बिकॉज इसके लिए भी जो DEF ट्रायंगल है इसके लिए भी साइड लेंथ आपके पास L/2 हुई है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आई नोड है उसकी वैल्यू है KML स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए KML स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एंड वेट हमने एक और मिस्टेक कर दी कि जो मास है मास भी डिवाइड हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हैं तो मास भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर पूरी बिगर ट्रायंगल है जो आपके पास बड़ी वाली ट्रायंगल, इसका मास अगर M था तो स्मॉल वाली ट्रायंगल्स का मास M/4 हो जाएगा। सो यहाँ पे M/4 भी आएगा साथ में, और ये हो जाएगा 16, ये भी 16 होगा। सो KML स्क्वायर की वैल्यू आई नोड है तो इट विल बी आई नोड बाय 16 एंड अगेन आई नोड बाय 16। ओके, सो हमारे पास हर स्मॉल ट्रायंगल का उसके सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है एज कंपेयर टू बिगर ट्रायंगल। बिगर ट्रायंगल का अपने सेंट्रोइड के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोड है, और हर स्मॉल ट्रायंगल का अपने सेंट्रोइड के अराउंड ट्रायंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोड बाय 16 है। नाउ अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं किसके अबाउट, G पॉइंट के अबाउट,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम अबाउट पॉइंट जी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंट्रीब्यूशन आएंगे। एक कहाँ से आएगा? पहला कंट्रीब्यूशन आएगा ट्रायंगल डी ई एफ से आएगा। दूसरा कंट्रीब्यूशन आएगा ट्रायंगल ए डी ई। थर्ड कंट्रीब्यूशन आएगा ट्रायंगल डी बी एफ से। और फोर्थ कंट्रीब्यूशन आएगा ट्रायंगल ई एफ सी से। सो डी ई एफ ट्रायंगल का अबाउट पॉइंट जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इट इज आई नोट बाय 16। नाउ जो एडीई ट्रायंगल है, डीबीएफ ट्रायंगल है, और सी व्हाट इज दिस ईसीजी, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। ट्रायंगल ईएफसी, ये जो तीनों ट्रायंगल है, हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके सेंट्रोइड के बराबर तो पता है, सेंट्रोइड के अराउंड तो पता है, बट जी के अराउंड नहीं पता। बट हमें ये भी पता है कि जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज ये सेंट्रोइड टू सेंट्रोइड डिस्टेंसेस हैं, तो ये डिस्टेंसेस सभी इक्वल हैं। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें जी पॉइंट के अराउंड हमें हमारे पास अभी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट हमें ये पता हुआ है कि इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट जी इक्वल होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स है, तो इसका भी एक्स होगा और इसका भी एक्स होगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स है, तो ये हो जाएगा 3x। और पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट जी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज आई नोट। सो फ्रॉम दिस हम सोल्व कर सकते हैं दैट इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 15/16 आई नोट इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ जाती है 5 आई नोट बाय 6। सो जो आपके पास ट्रायंगल ADE है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट G आपके पास आ गया 5 आई नोट बाय 6, और ट्रायंगल ADE का इसके सेंट्रोइड के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट बाय 16। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। नाउ अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ADE को रिमूव कर दिया जाता है। अगर ट्रायंगल ADE को आप रिमूव कर दोगे, तो आपने एक x पार्ट को रिमूव कर दिया, बिकॉज हमने इसको x माना था, इसको भी x माना था और इसको भी x माना था। तो नाउ रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर आपने एक पार्ट को रिमूव कर दिया, तो जो आपका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट पॉइंट जी, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा ट्रायंगल DEF का। ADE को आपने रिमूव कर दिया, ट्रायंगल DBF का प्लस ट्रायंगल EFC का, और ये हमारे पास अवेलेबल है आई नोट बाय 16। ये x के इक्वल और x हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये भी x है, तो दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 10 आई नोड, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जस्ट इट विल बी 5 आई नोड बाय 3, 5 आई नोड बाय 3। और जब हम इनको ऐड करते हैं, ये 16 है, तो यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी, हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 बना देते हैं, 10/16 इजिली ऐड हो जाएगा। सो इनको आप ऐड करोगे तो इट विल गिव 11 आई नोट बाय 16। और अगर हम आंसर देखते हैं, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है और आपको प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करना पड़ता है, बट बिकॉज इसमें हमारे पास ओनली लेंथ्स अवेलेबल थी, तो इसलिए हमने लेंथ से प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बनाया। अगर एरिया वाइज अवेलेबल होता तो हम एरिया वाइज प्रोपोर्शनैलिटी बना सकते थे। सो विद दिस ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular disk of mass m and radius r is rotating about its axis with angular speed omega 1. If another disk having stationary disk, so आपके पास एम आर एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1। अनदर डिस्क है, रेडियस r/2 और मास सेम है, सो m r/2, और ये स्टेशनरी है, तो 0 को एक्सियली ड्रॉप किया जाता है। दोनों कुछ टाइम के बाद सेम वेलोसिटी पे आ जाती हैं, ओमेगा 2 पे पहुंच जाती हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो बताना कि एनर्जी लॉस्ट कितनी है और कितने परसेंट है। सो
एक ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, और अगेन बिकॉज कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एल इज कंजर्व, और एल इज कंजर्व मीन्स एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल, मतलब आई स्टार्टिंग का आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू, ये इनिशियल है, और बाद में दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे इनटू ओमेगा टू, ओ सॉरी इसको ओमेगा एफ बोलते हैं, और यहाँ पे फाइनल को ओमेगा टू बोला है, हम ओमेगा एफ लेके कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट हमें न्यूमेरिकली हमारे सिंबल्स में प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वन, सेकंड रेस्ट पे है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इक्वल टू हो जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे हाफ एम आई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा फाइनल। यहाँ से एम आर स्क्वायर हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हाफ भी कैंसिल कर सकते हैं, सो ये बचता है ओमेगा वन इज इक्वल टू वन प्लस 1/4 इंटू ओमेगा एफ, तो यहाँ से ओमेगा फाइनल आ जाता है 4/5 ऑफ ओमेगा वन। सो नाउ अब हमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज लॉस निकालना है, तो परसेंटेज लॉस के लिए सबसे पहले हमें लॉस निकालना होगा, और यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास हाफ आई यानी कि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, माइनस फाइनल आई है हमारे पास, ये था आई हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे आएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 ऑफ ओमेगा वन। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये वाली टर्म पूरी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा साथ में, ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन ले सकते हैं, सो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा वन का स्क्वायर, और हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो ओनली कितना बचेगा वन, यहाँ से हाफ चला गया और अंदर से हाफ एम आई आर स्क्वायर भी चला गया, सो अंदर बचता है 1 प्लस 1/4, और यहाँ पे बचता है 16/25। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर 1 माइनस 5/4 16/25, ये आपको 4 देगा, ये 5 देगा, 1 माइनस 4/5 होता है 1/5, सो 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा वन स्क्वायर 1/5, और अगर आप ये वैल्यू देखें दिस इज डेल्टा के ई, तो अगर हम इसको डिवाइड में ले आए तो ये हो जाएगा डेल्टा के ई बाय, इसको हम सेपरेट आउट करके लिखते हैं हाफ आई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, तो ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो यही होता है परसेंटेज लॉस की काइनेटिक एनर्जी बाय लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज 1/5, और इसको अगर परसेंटेज में लिखोगे आप तो 20% आंसर आएगा, और यहाँ पे यही पूछा गया कि P% का लॉस था तो P की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम थिकनेस एंड डिफरेंट रेडियाई, R1 is R, R2 is alpha, are made of same material, ratio of moment of inertia
I1 and I2 रिस्पेक्टिवली 1/16, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। नाउ जो डिस्क होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन किया जाता है हाफ एम आर स्क्वायर से। तो हमारे पास रेडियस तो है और सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो हमारे पास मास भी चाहिए होगा हमें। और जो मास होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मास के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक डिस्क है, ये आपके पास एक डिस्क है, इसकी रेडियस आपके पास r है और इसकी कोई थिकनेस भी होगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि सेम थिकनेस है, तो थिकनेस को हम t मान लेते हैं। तो इस रोड की जो ये डिस्क है, डिस्क की वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू टी, एरिया इंटू थिकनेस, और यहाँ से मास बन जाता है पाई आर स्क्वायर टी इंटू डेंसिटी। तो ये तो हो गया किसके लिए, जिसकी रेडियस r है यानी कि m1। नाउ जिसकी रेडियस अल्फा r है तो उसके लिए हो जाएगा पाई अल्फा r स्क्वायर, सेम थिकनेस इंटू डेंसिटी, सो पाई, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एडिशनल आ जाएगा टी रो। So now coming to moment of inertia, so I1 by I2 given है 1/16, so I1 होगा हाफ, पहली का मास है दिस वन पाई आर स्क्वायर टी रो, सो हाफ m इंटू आर स्क्वायर, ये मास हो गया, हाफ मास इंटू आर स्क्वायर। नाउ डिवाइड बाय I2, सेकेंड का मास है अल्फा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर टी रो, और रेडियस है अल्फा आर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। सो हाफ से हाफ कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टी रो। सो आपके पास जो नेट रिजल्ट बचेगा, ऊपर 1 होगा और नीचे होगा अल्फा 4, और ये किसके इक्वल गिवन है, 1/16 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 2, बिकॉज 2⁴ 16 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a uniform rectangular sheet shown in the figure, the ratio of moment of inertia about the axis perpendicular to the sheet and passing through point O and O dash। तो एक आपका पॉइंट O से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, और एक O डैश के अराउंड बताना है, और फिर दोनों के लिए रेशियो बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर शीट होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है, दिया जाता है अराउंड सेंटर। यहाँ पे O है तो O के अराउंड दिया जाएगा, और एक्सिस है जो परपेंडिकुलर होगा इस शीट के प्लेन के। सो इट विल बी m लेंथ स्क्वायर बाय 12 प्लस ब्रेथ स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे मास हम एज इट इज रखते हैं, बिकॉज मास आई थिंक हमें गिवन नहीं है। जो लेंथ है आपकी 80 सेंटीमीटर है, सो 80 स्क्वायर बाय 12, और हम सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं बिकॉज हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम पूरी कैलकुलेशन ही सेंटीमीटर्स में करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। 60 स्क्वायर बाय 12, सो यहाँ से m बाय 12, ये होगा 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, और 80 प्लस 60 का स्क्वायर होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है। तो ऐसे 80 प्लस 60 इज 100 स्क्वायर। नाउ गोइंग टू अबाउट पॉइंट O डैश, सो I O डैश, तो इट विल बी, हमें इसके एक पैरेलल एक्सिस के अराउंड ऑलरेडी पता है, इनटू मास टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लस मास हम m ले लेते हैं, और हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होगा। नाउ अगर हमें ऐसे एक ट्रायंगल बना लें, ये O डैश है और यहाँ पे A ले लेते हैं, तो आपके पास ये जो ट्रायंगल बनेगी O डैश A O, जो ये लेंथ होगी इट विल बी 30,
हाफ ऑफ 60 और ये लेंथ होगी 40। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देता है m/12 इंटू 10,000 प्लस यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई होके आएगा और इंटू 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको अगर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गिव 50 एंड 25, यस, ये आपको 30,000 देगा और ये 10,000 है। तो इन नेट आपके पास आ जाता है m/12 इंटू 40,000। सो हमें IO बाय IO डैश कैलकुलेट करना है। IO बाय IO डैश, सो O की वैल्यू है m/12 इंटू 10,000 और O डैश के लिए है m/12 इंटू 40,000। सो आप कैंसिल कर सकते हो, इट विल बी 1/4। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, moment of inertia of a cylinder of mass m, length L and radius r about axis passing through its center and perpendicular to axis of the cylinder is this. If such a cylinder to be made of given mass of material, then the ratio of L by R to have minimum possible I. तो हमें यहाँ पे L by R का रेशियो निकालना है जिसके लिए I मिनिमम पॉसिबल हो। सो आपके पास एक सिलेंडर है, लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर। तो सपोज कीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर के आपके पास वेरिएबल्स भी होंगे, जैसे इसका जो रेडियस है हमें R गिवन है और जो लेंथ है वो हमें L गिवन है और मास M गिवन है। सो अगर हम मास के लिए फॉर्मूला बनाएं, सो मास विल बी पाई R स्क्वायर L इंटू इसकी डेंसिटी हम रो अज्यूम कर लेते हैं और वॉल्यूम हो जाएगी पाई R स्क्वायर इंटू L। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का जो एक्सिस है, सिलेंडर का एक्सिस कौन सा होता है आपके पास, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इसके भी परपेंडिकुलर एक एक्सिस है, सो इट विल बी, और जो सेंटर से पास होता है, यस सेंटर से पास होता है, तो इट इज जो एक्सिस आपके पास है वो एक्चुअली ये वाला एक्सिस है, यानी कि ये आपका O डैश एक्सिस है जिसके अलाउंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट फॉर्मूला गिवन है। सो IOO डैश इज इक्वल टू m टाइम्स R स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर बाय 12। नाउ आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमम पॉसिबल, आपको I को मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ L बाय R। मींस L बाय R का ऐसा रेशियो निकालना है कि आपका I मिनिमाइज हो जाए। तो अब आप दो वेरिएबल में एक साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते, आप एक सिंगल वेरिएबल में मिनिमाइज कर सकते हो और आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो लेट अस कंसीडर कि हम क्या करते हैं, जो रेडियस है उस रेडियस को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रेडियस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिक्स में, एक फिक्स वैल्यूज में और दूसरे टर्म्स में। मींस हमारे पास यहाँ पे R और L दो वेरिएबल हैं, तो या तो हम R को L की टर्म्स में ले जाएं या फिर L को R की टर्म्स में लेके आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो R स्क्वायर है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं L की टर्म्स में। सो R स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला आ जाएगी हमारे पास V बाय पाई L। सो जो IOO डैश हो जाएगा, इट विल बी M पाई 4 L V बाय
आर स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी प्लस एल स्क्वायर बाय 12। अब हमें यहाँ पे पता है मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अब हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एल के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे? अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी आई ओ डैश बाय डी एल, मास एज इट इज रहेगा v बाय 4l। ये l की पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा -1 बाय एल स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2l बाय 12। नाउ इस डेरिवेटिव की वैल्यू को आपको जीरो के इक्वल पुट करना है, तभी आप पॉइंट्स निकाल सकेंगे, मीन्स जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो m तो जीरो हो जाएगा, और ये आपको पूरा का पूरा जीरो के इक्वल मिलेगा। सो -v बाय 4 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l बाय 12, और आप इसको यहाँ पे कर सकते हो सोल्व, सॉरी प्लस इक्वल टू 0। सो v बाय 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 2l बाय 12 है, इसको आप लिख सकते हो l बाय 16 l बाय 6, और यहाँ से ये l क्यूब हो जाएगा। सो 6v बाय 4 पाई इज इक्वल टू l क्यूब, और अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये कट कर देते हैं 3 बाय 2। सो दिस इज 3v बाय 2 पाई। v की वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास थी पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल हमारे पास आता है यहाँ से, और डिवाइड में 2 पाई, और ये किसकी वैल्यू है? एल क्यूब की। ये किसकी वैल्यू है? एल क्यूब की यहाँ से। तो ये आपको कट करके स्क्वायर देगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 3 बाय 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आई की वैल्यू मिनिमम होने के लिए हमारे पास एल और आर का ये रिलेशन है, तो यहाँ से एल बाय आर की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और अगर हम ऊपर जाके कंपेयर करें, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a massless equilateral triangle EFG of side A as shown in the figure has three particles of mass m situated at its vertices. The moment of inertia of system about the line EX के अराउंड बताना है, perpendicular to EG के perpendicular है in the plane of EFG के plane में है, is n by 20 m square where n is integer, the value of n। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल मासलेस है, तो ट्रायंगल का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। जो ये हमारे पास पॉइंट मासेस हैं EFG, सिर्फ इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और बिकॉज जो आपकी लाइन EX है वो सेम प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे आप बोल सकते हो आई ऑफ मास जो कि पॉइंट E पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, बिकॉज EX लाइन और इस पॉइंट के बीच में, पॉइंट मास के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास जो कि G पॉइंट पे है, तो ये हो जाएगा उसका मास m है और डिस्टेंस a है, सो इट विल बी ma²। और अगर f के लिए बात करें तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, और अगर आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, a/2। सो आई ऑफ f हो जाएगा m इंटू a/2 का स्क्वायर, सो ma²/4। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ma² प्लस ma²/4। ऐड करते हैं पूरे सिस्टम को, इट विल गिव अस 5 ma²/4। और ये बोला गया कि इस फॉर्म में होना चाहिए n/20 ma², तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी 25 ma²। ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two uniform circular disks are rotating independently in same direction about their common axis passing through their centers. The moment of inertia and angular velocity of disk are 0.1 and 10 radian. So first disk है, moment of inertia है 0.1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर और ओमेगा 1 की वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकंड। सेकंड के लिए है I2 0.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और ओमेगा 2 की वैल्यू है 5 रेडियन पर सेकंड। At some instant they get stuck together, start rotating a single system about their common axis with some angular speed, kinetic energy of the combined system. तो combined system की kinetic energy बतानी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? Again, first of all, L is conserved, angular momentum conserved रहेगा. So from this angular momentum होता है I omega. So 0.1 into 10 plus 0.2 into 5 इज इक्वल टू, जब दोनों एक साथ घूम रही होंगी तो 0.1 प्लस 0.2 इंटू ओमेगा फाइनल। सो ये आपको 1 देगा और ये भी 1 देगा, तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू ओमेगा फाइनल। सो ओमेगा फाइनल आ जाता है 20/3 रेडियन पर सेकेंड। और अब हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है, तो इट विल बी हाफ कंबाइंड आई है 0.3 यानी कि 3/10 और ओमेगा फाइनल है 20/3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो 3 से 3 कैंसल, ये ऐसे और ये यहाँ पे, तो इट विल बी 20/3 जूल्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Three solid spheres, each of mass m and diameter d, are stuck together such that line connecting the center of from the equilateral triangle of side D. The ratio I node by IA or IO by IA of the moment of inertia system IO about the system about an axis passing through centroid and about center of any sphere IA. So आपको बताना है IO by IA. IO क्या है? ये आपका पॉइंट O है, इसके अबाउट सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और IA क्या है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी स्फेयर, किसी एक स्फेयर के सेंट्रोइड के अबाउट। सो या तो आप इसके अराउंड बताइए या इसके अराउंड बताइए या इसके अराउंड बताइए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल IO बताना है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड देन पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अराउंड भी कैलकुलेट करना है और फिर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। और जो ओ है वो एक सेंट्रोइड पॉइंट है ट्रायंगल के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम IA के अराउंड पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। सो बिकॉज ये क्या है, सॉलिड स्फेयर है, सो जो फर्स्ट स्फेयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, फर्स्ट स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर विल बी 2/5 mr²। और यहाँ पे मास स्मॉल m है और डायमीटर d है, सो इट विल बी 2/5 m d/2 का स्क्वायर, और ये हमें मिल जाता है 2/20 m d² और 1/10 यानी कि md²/10। ये आपका फर्स्ट स्फेयर का अबाउट सेंटर O आ गया। अब सेकंड स्फेयर और थर्ड स्फेयर का भी अपने सेंटर्स के अराउंड सेम होगा। सो IB इक्वल टू IC इक्वल टू md²/10। तो ईच स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उसके सेंटर के अराउंड पता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर B अबाउट एक्सिस A, B स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो A से पास होता है उसके अराउंड क्या हो जाएगा?
बी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी प्लस मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर, सो एम डी स्क्वायर बाई 10 प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस, इनके बीच का डायमीटर के इक्वल होगा बिकॉज ये रेडियस के इक्वल है और ये भी रेडियस के इक्वल है, तो दोनों ऐड होकर डायमीटर देंगे, सो एम डी स्क्वायर। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 11 एम डी स्क्वायर बाय 10। और सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर सी का होगा अबाउट पॉइंट ए, सो आई सी ए भी हो जाएगा 11 एम डी स्क्वायर बाय 10। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाय 10 प्लस दिस, तो ये 11 11 22 प्लस 1 23, सो इट विल बी 23 एम डी स्क्वायर बाय 10। आप इनको ऐड कर सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो पूरे सिस्टम का अबाउट ए एन एक्सिस जो कि ए पॉइंट से पास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 23 एम डी स्क्वायर बाय 10। नाउ कमिंग टू पॉइंट ओ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ब्लैक, सो दिस इज लाइन ए बी, ये सी पॉइंट हो गया, ए बी सी, और ये बोला है कि ये सेंट्रोइड पॉइंट है। तो अगर ये सेंट्रोइड पॉइंट है तो ये इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और बिकॉज ये सारी की साइड्स इक्वल लेंथ की है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको ये पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये एंगल को भी हाफ उसमें डिवाइड करेगी, और ये है ओ पॉइंट आपके पास। तो हम यहाँ पे सी ले चुके हैं, अब यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगी। ये एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट ओ है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। ये वाली लेंथ है जो हमारे पास हमें पता है डी बाय 2 है। तो इन वैल्यूज का यूज करके हम ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज ओ बी cos 30 इज इक्वल टू बी डी, और बी डी की वैल्यू हमारे पास डी बाई 2 है ऑलरेडी, सो ओ बी cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू डी बाई 2, सो यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाती है डी बाई √3। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ए अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट ए प्लस मास टाइम दिस डिस्टेंस स्क्वायर, और ये सबका डिस्टेंस इक्वल है हमें पता है, सो इट विल बी एम डी स्क्वायर बाय 10 प्लस मास टाइम्स डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं डी बाय √3, सो डी स्क्वायर बाय 3। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें देगा 13, आई थिंक यस 13 एम डी स्क्वायर बाय 30, और सेम होगा बी के लिए और सेम होगा सी के लिए, बिकॉज सभी डिस्टेंसेस सेम हैं और स्फीयर भी आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। सो आई ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि 39 एम डी स्क्वायर बाय 30, और इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो 13 एम डी स्क्वायर बाय 10। नाउ अब हम डिवाइड कर सकते हैं, हमें चाहिए था ओ बाय ए चाहिए हमें, सो आई ओ ये हो गया और आई ए हमारे पास ऊपर से आ जाएगा, एम डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 13/23। और अगर हम कंपेयर करते हैं ऑप्शंस को, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। One end of a straight uniform 1 meter long bar is pivoted on horizontal table. It is released from the rest when it makes an angle 30 degree from the horizontal shown in the figure. Its angular speed when it hits the table is given by root n second per second, where n is an integer value of n हमें यहाँ पे बताना है। So स्टार्टिंग में रोड आपकी ऐसे है और फिर रोड आपकी यहाँ पे आ जाती है और ये रोड का क्या है आपके पास सेंटर ऑफ मास है। तो जब ये ए से बी तक पहुंचता है तो अब आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, बिकॉज जो आपके वैल्यूज हैं वो एंगल है, यहाँ पे एंगल वेरी कर रहा है तो फोर्सेस वगैरह भी आपके जो टॉर्क वगैरह है वो सब के सब वेरी करते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस, ये आपकी रोड है, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये उसकी सपोज फाइनल पोजीशन है। ये उसका सेंटर ऑफ मास पहले था, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। इसको आप बोल सकते हो पॉइंट ए, इसको बोल सकते हो पॉइंट बी। और अगर रोड की लेंथ 1 मीटर है तो जो ये आपके पास लेंथ हो जाएगी इट इज हाफ मीटर और ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। तो जो ये हाइट में चेंज होगा इट विल बी हाफ साइन 30 इज इक्वल टू एच। सो और जो बिकॉज आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप हमेशा सेंटर ऑफ मास वाले कोऑर्डिनेट यूज करते हो, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास हम सोल्व करेंगे। तो यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो ए पॉइंट पे तो रोड रेस्ट पे है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल बी एम जी एच। बी पॉइंट पे हम ग्राउंड मानते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ, रोड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है तो इट विल बी एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाता है और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 6 टाइम्स जी एच, जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू है हाफ साइन 30, साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, डिवाइड में एल स्क्वायर आएगा और एल हमारे पास 1 है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ये 2 होगा, ये 3 पे जाएगा और ये 5 पे। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू √15, और सॉरी ओमेगा इज √15। सो रूट एन की फॉर्म में ही बताना है तो एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आई थिंक, और वी आर डन फॉर टुडे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सो इट इज, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। नाउ फाइन। सो a uniform thick wheel of with moment of inertia I and radius r is free to rotate about center of mass. A massless string is wrapped over its rim and two blocks of masses m1 m2 are attached to the ends of the string. The system is released from the rest. The angular speed of the wheel m1 descends by distance h. तो जब ये h डिस्टेंस मूव करते हैं तब हमें ये बताना है कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है तो हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्राउंड प्लॉट कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर ग्राउंड,
ये हमारा ग्राउंड है। और जो हमारे इनिशियल डिस्टेंसेस हैं, ये हमारा इनिशियल डिस्टेंस x1 है और ये हमारा इनिशियल डिस्टेंस x2 है। तो इसको हमने x1 अज्यूम कर लिया और इसको हमने x2 अज्यूम कर लिया। और ये मेंशन है कि m1 हैवियर है, तो m1 हैवियर है तो m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर जाएगा थोड़ा। तो अगर m2 h डिस्टेंस ऊपर चला गया तो m1 h डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, m2 के पास हाइट है x1, सो इट विल बी m2g x1 प्लस, और m1 के पास हाइट है, नोट हमने गलत कर दिया, m2 x2 और m1 x1 रखते हैं सो दैट प्रॉब्लम ना हो। ये x2 हो जाएगा और m1g x1 हो जाएगा। ये इनिशियल टोटल एनर्जी है। नाउ जब ये h हाइट मूव करता है तो इसके पास वेलोसिटी v होगी और इसके पास भी वेलोसिटी v होगी। और जो आपके पास ये डिस्क है, डिस्क रोटेट होगी, इसकी रेडियस r है एज पर मेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और जब ये रोटेट करेगी तो इसके पास एक ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों मासेस मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ और वेलोसिटी दोनों की इक्वल होगी बिकॉज दोनों एक थ्रेड से अटैच्ड है, सेम थ्रेड से अटैच है। सो हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस डिस्क के लिए आपके पास आएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स, जो m2 है वो ऊपर चला गया है और उसकी हाइट हो गई है x2 प्लस h, तो m2g x2 प्लस h, और जो m1 है वो नीचे आ गया है, h डिस्टेंस वो नीचे आ गया तो उसकी हाइट होगी x1 माइनस h, सो m1g x1 माइनस h। तो टोटल एनर्जी दोनों से इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के। सो इसी को हम सोल्व करेंगे अभी, साइड वाइड मूव कर देते हैं इसको। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। यहाँ से हम जो v स्क्वायर है वो कॉमन ले सकते हैं बिकॉज हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से जो v स्क्वायर है वो कॉमन ले लेते हैं। और हम क्या सोल्व करने जा रहे हैं, हम सोल्व करने जा रहे हैं दैट टी आई इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। सो यहाँ से v स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो m1 प्लस m2 v स्क्वायर बाय 2 प्लस डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस m2g x2 प्लस h प्लस m1g x1 माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक इनिशियल टोटल एनर्जी m2g x2 प्लस m1g x1। नाउ हमें ये पता है अगर डिस्क रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पे v और ओमेगा के बीच का रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो v की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो m1 प्लस m2 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/4 कैपिटल M आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं, m2g x2 प्लस m1g x1, ये टर्म जब इधर आएगी तो नेगेटिव होगी, m2g x2 माइनस m2g h, ये टर्म भी इधर आके नेगेटिव होगी, सो माइनस m1g x1, और ये पॉजिटिव होगा h वाला टर्म प्लस m1g h, तो ये और ये दोनों इनको कैंसिल कर देंगे,
यहाँ से हम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन ले सकते हैं और बाय 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ये होगा m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये टर्म और ये टर्म, इनमें से हम GH कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा m1 माइनस m2। नाउ अगर हम आंसर देखें, आंसर किस फॉर्म में हमारे पास, आंसर में हमारे पास ये 1 है। एक्चुअली ये 1 नहीं है, दिस इज I। ये हमारे पास I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। सो हम आर स्क्वायर को वापस अंदर लेके जाते हैं और इसको I की फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देते हैं और ये 2 हम इधर ले जाएंगे। यस, 2 हम इधर ले जाते हैं और आर स्क्वायर अंदर ले जाते हैं। इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस हाफ m आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 m1 माइनस m2 GH और ये I हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2m1 माइनस m2 GH डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस I। सो अंडर रूट 2m1 m2 ये है ऑप्शन ए। अगर आप देखें 2m1 माइनस m2 GH बाय m1 प्लस m2 आर स्क्वायर प्लस I, ये एक्चुअली I है यहाँ पे। So with this question is also complete and I think this is enough for today's video. It is already more than 1 hour long. So hopefully हमने जो यहाँ पे कवर किया उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई होगी। एंड अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपके सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चैनल पे वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। और अगर आपको ये हमारा वर्क, हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट टू मोटिवेट and also if you can do make some donation, it make us to get better computer hardware so that we can get future videos in better quality. So with this, thanks for watching. We will meet in next video. Keep on sharing, keep on subscribing.